कि किसी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में, नशा मुक्ति केंद्र में लगभग कितने दिन या कितने महीने या कितने समय रखना चाहिए? तो देखो भाई, इसका जवाब है कि दिन, महीने, समय, साल ये निर्भर नहीं करता। अगर नशा मुक्ति केंद्र में वो 10 दिन भी चला गया है, 15 दिन भी चला गया है, 1 महीना भी रह करके आ गया है और बाहर आकर वो जो वहाँ पर उसने सुना है 1 महीने में कि बीमारी शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है, जानलेवा है, कभी ना खत्म होने वाली है, जारी रहने वाली है। एक बार पहला नशा, पहली गोली या पहले जाम से नशे की प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद उसे मैं अपनी इच्छा से रोक नहीं सकता। ठीक है, मैं नशीले पदार्थों के आगे शक्तिहीन हूँ। मैं अपने एडिक्शन के आगे, सिर्फ नशीले पदार्थों के आगे ही नहीं, अभी तो अपने एडिक्शन पर शक्तिहीन हूँ। अगर वो ये मान लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं लोगों पर, जगहों पर और चीजों पर, है ना, परिस्थितियों पर, हालातों पर, है ना, अब लोगों में आ गया भाई, सबसे पहले तो अपना ही परिवार, जिनके बीच हम रहते हैं, माँ बाप, भाई बहन। अब नशेड़ी जो होता है ज्यादातर जो उससे झिल नहीं रहा होता है, ज्यादातर उसका होता है बाप या बड़ा भाई, क्योंकि या किसी का चाचा होता है तो किसी का मामा होता है, लेकिन ज्यादातर बाप या बड़ा भाई होता है। तो ये लोग उसको मारते हैं, पीटते हैं और इसकी हर चीज का, हर बात का विरोध करते हैं, इनकार करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, हिंड्रेंस इन ट्रीटमेंट। यानी इसके नशा करने में अगर कोई चीज बाधा है, इसके इलाज में अगर कोई चीज बाधा है, तो वो है इसका बाप, वो है इसका भाई। ठीक है, माँ को तो चूतिया बना देते हैं, माँ को तो माँ से डर नहीं लगता। ठीक है, तो अगर वो ये समझ लेता है कि मैं लोगों पर, जगहों पर और चीजों पर, परिस्थितियों पर, हालातों पर, अब उसमें पिता ही नहीं, भाई ही नहीं, बीवी भी आती है। ठीक है, जिसके बच्चे हैं, बच्चे भी आते हैं, है ना, अड़ोसी पड़ोसी भी आता है, समाज भी आता है, वो पुराने दोस्त भी आते हैं, वो शक करने वाले लोग भी आते हैं, जो लोग तेरे बाहर आने के बाद में तुझ पे शक करेंगे, जो लोग तुझसे ये कहेंगे कि तू आज भी नशे में लग रहा है ना, तूने झूठ बोलता है, तू नशा करता है, तू ऐसा हो ही नहीं सकता कि तूने नशा छोड़ दिया हो, तू और नशा छोड़ दे, चल स्मैक नहीं पी रहा, दम तो पी रहा होगा, कुछ ना कुछ तो करता है, तू छोड़ा तो है नहीं तूने। ठीक है, ये लोगों का नजरिया है। तो अगर तू ये सीख लेता है कि लोग चाहे कुछ भी बकवास करें, लोग चाहे कुछ भी कहें, समाज चाहे कुछ भी कहे, ठीक है, दुनिया चाहे कुछ भी कहे कि मैं नशा करता हूं, मैं नशे में हूं, मेरी आंखें लाल हैं, मैंने छोड़ा नहीं है, मैं झूठ बोलता हूं, किसी ने मुझे कल वहां देखा था, मैं वहां खड़ा हुआ पी रहा था, मैं उसके साथ था, नशेड़ी के साथ था, नशा लेने जा रहा हूँगा, है ना, या मैं नशेड़ी से खड़े होकर बात कर रहा था। तो अगर तू ये सीख लेता है, अगर वो बच्चा ये समझ लेता है ना, सारा काम समझने का होता है, ये समझ लेता है कि बाहर आने के बाद मुझ पे लोग शक करेंगे, समाज शक करेगा, क्योंकि नारकोटिक्स एनोनिमस की बेसिक टेक्स्ट सालों पहले कह चुकी है, सालों पहले नशेड़ी के बारे में कह चुकी है कि हमारे बहुत सारे शुभ चिंतक या सगे संबंधी ये स्वीकारने में हिचकिचाएंगे कि हमारी रिकवरी असली है। यानी कि दूसरे लफ्जों में ये कहूं कि हमारा समाज, यार दोस्त, परिवार, अड़ोसी पड़ोसी या जिनके बीच हम रहते हैं, वो ये स्वीकारने में, वो ये नहीं मानेंगे कि हम सच में हमने नशा छोड़ दिया है। तो अगर तो ये सीख लेता है कि वो माने या ना माने, अपनी बहन चुदाएं, यानी ये नशेड़ी की भाषा है जो मैंने गाली बकी है। ठीक है, तू सिर्फ अपने नशा ना करने से और अपने सुधार से मतलब रहा, इस समाज की परवाह नहीं करनी, लोगों की परवाह नहीं करनी कि लोग क्या कहेंगे। तो अगर वो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं लोगों की सोच के ऊपर, जैसा वो सोच रहे हैं, शक्तिहीन हूं, अगर वो लोगों को ये एक्सेप्ट कर लेता है, लोगों को कहने को कि हाँ लोग कहेंगे, लोग कहेंगे। तो किसी ने कहा भाई, किसी ने सवाल करा किसी से, किसी न्यू कमर ने एक ओल्ड मेंबर से फोन करके सवाल करा कि भाई मतलब मुझे लोग आज भी ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, है ना, बल्कि और तो और लोगों की छोड़ो, शुरुआती दौर में आप पर, आपके
जो मेंबर लोग हैं, संगी साथी हैं नारकोटिक्स एनोनिमस के, या अगर आप किसी रिहैब से टच हो और रिहैब में जाते हो ऐसी तैसी कराने के लिए, मिलने जुलने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए कि देखो मैं यहाँ से ठीक हूँ, आभार व्यक्त करने जा रहा हूँ, नहीं, सबसे पहले तो अपने मोटिव चेक करो, आप क्या व्यक्त करने जा रहे हो। आभार व्यक्त करने जा रहे हो, या हायबाजी लेने जा रहे हो, या उस जगह पर फिर से, मतलब उस जगह को फिर से देखना चाह रहे हो जहां आप एक एज अ पेशेंट थे, ठीक है, या उन लोगों के सामने टिप टॉप बनकर जाकर दिखाना चाहते हो, या ये मतलब एक हाई बोलते हैं इसको नारकोटिक्स एनोनिमस के कारीगर, ये हाई लेने जा रहे हो। पहले आपने मोटिव चेक करो, यानी इरादे देखो कि आपके इरादे क्या है, समझ रहे हो ना। अगर आप ये मान लेते हो कि लोग ऐसी बकवास करेंगे, यही तो है कि मैं किसको बदल सकता हूँ। जो नशा मुक्ति केंद्र में जो प्रार्थना होती है आत्म शांति की कि हे ईश्वर हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। इसके बाद चीफ कहता है हम किसे बदल सकते हैं। लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं अपने आप को, हम किसे नहीं बदल सकते, दूसरों को। तो ये प्रार्थना के बाद में ये दो बातें, ये दो शब्द इसलिए लगाया जाता है कि वो ये ध्यान में रखे, वो ये सारी जिंदगी ध्यान में रखे कि मैं किसे बदल सकता हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वो ये चीजें ध्यान में नहीं रखता, ठीक है। अगर वो ये चीजें ध्यान में रखेगा तो उसे सिर्फ 1 महीना कटवा दो, उसे सिर्फ 15 दिन का डिटॉक्स करवा दो। अगर वो ये चीजें ध्यान में रखेगा कि लोग कुछ भी कहें, मैं अपनी रिकवरी में पीछे नहीं हटूंगा, मैं सिर्फ आगे चलता रहूंगा, लोग मुझ पर शक करें, अगर वो ये मान ले, है ना, कि मुझे सिर्फ अपने प्रति ईमानदार रहना है, नशा नहीं करना है, गलत काम नहीं करने हैं, एडिक्शनों में नहीं पड़ना है, चोरी चकारी नहीं करनी है, पुराने विचार, पुराने ख्यालात, पुरानी भावनाएं, पुराने व्यवहार को बदलना है, अपने आप को बदलना है, ओनली फॉर, ठीक है। अगर वो ये मान ले, उसके ये समझ में आ जाता है, सारा काम समझ में आने का है, तो उसको 15 दिन काटने की जरूरत है, महीना भर काटने की जरूरत है। अगर वो चल फिर सकता है, अगर उसके अंदर जान नहीं है, वो नशा कर करके मर रहा है, पतला दुबला हो गया है, दर्द होते हैं उसके, और बिल्कुल एकदम विड्रोल में बीमार हो चुका है, नहीं चल फिर सकता, है ना, तो ज्यादातर ऐसे व्यक्तियों को नशा मुक्ति केंद्र में भेजा जाए ताकि वो वहां पर फिट फॉर हो जाए, खा पी के थोड़ा सा उनका खाए पिए नहाए धोए विड्रोल बाहर निकले, नशीले पदार्थों का जो जहर उसके शरीर में है वो विष हरण हो, और उसके बाद वो सीखना शुरू करे। लेकिन ताज्जुब तो इस बात की है ना कि वो सीखता ही तो कुछ नहीं, क्योंकि वो एक परफेक्शन लेके बैठ जाता है कि आई एम परफेक्ट, मुझे सब पता है, मैं सब पता चल चुका है मुझे, अब मुझे और ज्यादा दिन रहने की जरूरत है ही नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता चल चुका है, और इतना ही पता चलने का खेल है कि नशा नहीं करना, लिहाजा मैं यहाँ नहीं कर रहा नशा, बाहर भी नशा नहीं करूंगा। तो वो ये परफेक्शन लेके बैठ जाता है, वो शक्तिहीनता को कबूल तो करता ही नहीं है, वो लोगों के आगे शक्तिहीनता कि मैं उनकी सोच पर शक्तिहीन हूँ, मैं उनकी बातों पर शक्तिहीन हूँ, सारा लोग मुझ पर शक करेगा, जमाना शक करेगा, मुझे माननी ही नहीं है उनकी, ठीक है। तो वो तो सिर्फ दिन गिनता है, ठीक है, दिन गिनता है कब मेरे दिन पूरे होए, कब मेरा समय पूरा है, कब घर वाले आए, कब उन्हें मैनिपुलेट करूं, है ना, और कब मैं यहाँ से निकलूं और कब अपने घर जाऊं। दुआ प्रार्थना इन चीजों में समय गुजार देता है। तो जैसे ही वो बीमारी को समझ लेता है, शक्तिहीनता को समझ लेता है, एडिक्शन को समझ लेता है, ठीक है, और जैसे ही वो ये गट लेवल से मान लेता है कि सारे लोग मुझ पर शक करेंगे, सगे संबंधी मुझे, है ना, उनसे कोई मतलब नहीं है, चाहे मेरी बीवी शक करे, चाहे मेरे माँ बाप करें, चाहे मेरा पड़ोसी करे, समाज करे, कुछ भी करे, मैंने आगे बढ़ना है। क्योंकि होता क्या है कि जब बहुत से नशेड़ी ऐसे हैं इस संगठन में कि जब वो नशा छोड़ते हैं तो नशा छोड़ने के बाद उनकी शारीरिक ग्रोथ नहीं हो पाती जल्दी से, यानी कि शरीर जो पतले दुबले थे वो पतले ही दुबले रह जाते हैं, और जो मोटे थे वो भी मोटे ही रह जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पतले दुबले थे धीरे धीरे हेल्दी होने लग जाते हैं, तगड़े होने लग जाते हैं। तो समाज कहता है कि भाई हाँ, ये जो तगड़ा हो रहा है इसने नशा छोड़ दिया है यानी जो तगड़ा हो रहा है उसने नशा छोड़ दिया है, और जो तगड़ा नहीं हुआ वो नशा करता है। लोगों का नजरिया ऐसा है ना, नशेड़ी को देखने के प्रति कि अगर वो निखर रहा है, तगड़ा हो रहा है तो नशा छोड़ रहा है, तगड़ा नहीं हो रहा तो उसने नशा नहीं छोड़ा है, समझे ना। तो इस समाज में हम भिन्न भिन्न प्रकार के नशेड़ी होते हैं, इतना नशा करा है, इतना नशा करा, तो उसी के हिसाब से हमारी शारीरिक ग्रोथ होती है ना। और कईयों की ये शारीरिक ग्रोथ जिंदगी भर नहीं होती, है ना, कईयों की मानसिक ग्रोथ
या ज़्यादा समझदारी ज़िंदगी भर नहीं आती। सिर्फ उसकी ज़िंदगी नशा छोड़कर पहले से बेहतर हो जाती है, पहले से बेहतर हो जाती है। और कईयों के साथ ऐसा होता है जो पतले-दुबले थे, ठीक है? उनकी जब शादी हुई तो वो शादी के बाद मोटे हो जाते हैं। समझे ना? जो पतला-दुबला था, ज़माने भर से पतला-दुबला था नशेड़ी, नशा छोड़ के भी वो मोटा नहीं हुआ। वो शादी करके मोटा हो जाता है। इसका कारण है कि शादी करके उसकी लगभग चिंताएँ यानी कि 80% चिंताएँ पत्नी ले लेती है। कपड़ों की चिंता, है ना? उठ के खाने-पीने की चिंता, अच्छा खाने-पीने की चिंता, पेट भर के खाने की चिंता, पसंद का खाने की चिंता, बिस्तर साफ करने की चिंता, कमरा साफ करने की चिंता, कपड़े धोने की चिंता, जूते गंदे हो गए ये धोने की चिंता, ठीक है? ऊपर से संभोग करने की, जो उसके विचार दिन भर रात भर चलते रहते हैं, जो उसकी जो काम वासना की इच्छा जागती है, वो प्रॉब्लम दे रही होती है उसे अंदर ही अंदर, क्या करे क्या ना करे, चिड़चिड़ापन आ जाता है उसके अंदर। कहाँ से ग्रोथ होगी उसकी, है ना? बाथरूमों में जा जाके हस्तमैथुन कर रहा है, रात को बिस्तर में हस्तमैथुन कर रहा है, चिकनी रजाई पे हस्तमैथुन कर रहा है। है ना? अगर अलग कमरा नहीं है, परिवार के साथ है, सर्दियों का दिन है, रजाई है, तो निगाहें परिवार की तरफ है कि देख तो नहीं रहे, और हाथ हस्तमैथुन पे चल रहा है। रजाइयों में छेद कर रहा है, रजाइयों में, है ना, गोला बना रहा है ना? और यूट्यूब पर देखकर प्लास्टिक की योनि बना रहा है, यानी वजाइना बना रहा है प्लास्टिक की बोतल का, ठीक है? पाइपों में सेक्स कर रहा है ना? इधर सेक्स कर रहा है, उधर सेक्स कर रहा है, हाथ से कर रहा है, तेल लगा के कर रहा है, तो उसकी तो ज़िंदगी इसी में रह जाती है कि यार कब तक। और हस्तमैथुन करने के बाद उसको जो आत्मग्लानि होती है, आत्मग्लानि उसको पनपने नहीं देती कि हाँ, ये क्या करा मैंने। हस्तमैथुन करने के बाद अपने ही जब वीर्य को देखता है तो बहुत अफ़सोस होता है कि मैंने अपनी सारी ताकत बाहर निकाल दी, है ना? अपने आप को वो नपुंसक समझने लग जाता है। तो ये नपुंसक होने की समस्या, नपुंसक होने की चिंता उसे घेर लेती है कि मैं नपुंसक हूँ, शादी से पहले। वैसे ही वो यूजिंग में जब पड़ा रहता था बिस्तर पर तो उसका अपने आप सोपन दोष हो जाता था गर्म चीज़ों की वजह से। कभी-कभी वो खुद बेचैनी में होता था, है ना? तो वो खुद से हस्तमैथुन कर लेता था, और हस्तमैथुन करने के लिए यूज़र को जो विड्रॉल में होता है, उसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। बस वो थोड़ा-सा ही रगड़ दे, हो जाता है। गरम तो अंदर से वो पहले ही है, ज़हर तो अंदर पहले ही भरा पड़ा है, नहीं निकालेगा तो खुद निकल जाता है। कई तो सोपन से परेशान हो जाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं, वैद्यों के पास जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, चोरी-छुपे इलाज कराते हैं कि मुझे सोपन दोष होते हैं, कल को मेरी शादी होगी तो क्या करूँगा? कल को मेरी शादी होगी तो मैं मतलब संभोग कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, है ना? या मैं ज़्यादा देर टिक पाऊँगा, नहीं टिक पाऊँगा। मेरा तो यार स्ट्रेट ही नहीं होता, है ना? मैंने तो गलतियाँ इतनी करी हैं बचपन में, तो वो इलाजों में लगे रहते हैं, तो कहाँ से बन पाएँगे, ठीक है? और जब शादी हो जाती है और शादी होने के बाद उनकी ये सारी चिंता दूर हो जाती है कि नहीं यार, मेरा तो स्ट्रेट भी होता है, मैं तो अच्छे से कर भी पाता हूँ। और जब उसकी बीवी गर्भवती होती है, तो बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाता है कि वाह! मैं तो बाप भी बन सकता हूँ, मैं तो बाप भी बन सकता हूँ, बाप भी बन रहा हूँ। और जब बच्चा पैदा होता है, तो भगवान तेरा लाख-लाख शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख-लाख शुक्र है, जीसस तेरा लाख-लाख शुक्र है, ईश्वर तेरा लाख-लाख शुक्र है, करम है, ठीक है? और कि भई उसको जो ये डर होता है कि मैं बाप नहीं बन सकता क्योंकि मैं तो नपुंसक हूँ, मैं ज़्यादा देर टिक नहीं सकता, मैं तो नपुंसक हूँ, मेरा स्टेट नहीं हो पाता ज़्यादा टाइट, मैं मतलब इच्छा पूरी नहीं कर पाऊँगा। तो ये जो चिंता होती है उसकी, जिन चिंताओं में वो सारा जीवन गुजार देता है, डॉक्टर, वैद, हकीम, खुद की दवाइयाँ, खुद के एक्सपेरिमेंट, अखबारों में पढ़ के, टीवियों में देख के और वीडियोज़ में देख के, इधर-उधर देख के, इधर पढ़ के, उससे पूछ, उसने कुछ बता दिया तो वो दवाई कर रहा है, उसने जो बता दिया वो दवाई कर रहा है, उसने कह दिया ऐसा कर तो ऐसे कर रहा है, उसने कह दिया वैसा कर तो वैसा कर, ठीक है? किसी भी बाबा साधु ने जैसा कह दिया वैसा कर रहा है। कोई वीडियो में आ गया बढ़िया-सा डॉक्टर बन के, बढ़िया-सा हकीम बन के और उसने मीठे शब्दों में कोई इलाज बता दिया, ओ भई ये बंदा बढ़िया है, सब्सक्राइब भी करेगा उसका चैनल, लाइक भी करेगा और उसकी बताई हुई दवा भी अपनाएगा। तो दोस्तों, तो जब उसकी शादी होती है तो ये सारी चिंता उसकी दूर हो जाती है। मैं तो बाप भी बन सकता हूँ। और जब शादी की पहली रात वो संभोग करता है ऐसा व्यक्ति, वो गोली खा के संभोग करेगा। जो तमाम जिंदगी इस समस्या से पीड़ित रहा हो,
कि मैं नपुंसक हूँ, हस्तमैथुन किए हों, उसने बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किए हों, शादी से पहले तक भी हस्तमैथुन किए हों नए-नए तरीके से और नए-नए स्टाइलों में, ठीक है? तो ऐसा व्यक्ति की जब शादी होती है तो वो नर्वस होता है। नर्वस होता है क्योंकि अगर ऊपर से उसको बीवी ऐसी मिल जाए जो उसको मतलब ज़्यादा पसंद नहीं है, ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं है वो उसकी तरफ, तो और ज़्यादा उसकी चिंता बढ़ जाती है पहली रात काटने की कि मैं पहली रात कैसे करूँ यार, मेरा तो बिना खूबसूरत लड़की और बिना अट्रैक्टिव लड़की सामने हुए और बिना उसे टच करे और बिना मेरी फीलिंग लड़की पर जमे, तो मेरा तो स्टेट ही नहीं होता, समझे ना? लेकिन तो ऐसा व्यक्ति अगर उसकी बीवी खूबसूरत है, उसे पसंद है, अट्रैक्टिव है, तो खुद ब खुद करंट आना शुरू हो जाता है। और अगर बीवी या लड़की कोई भी हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो कोई भी गर्लफ्रेंड हो, अगर वो अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है ना? वो नज़रों को भा नहीं रही है, तो अपने आप करंट नहीं आता, अपने आप करंट नहीं लाता, ये करंट कनेक्शन खंभे पे से लाने पड़ता है, यानी लाना पड़ता है, आता नहीं है, समझ रहे हो? तो जो ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें करंट नहीं आ रहा होता है देख करके, जिसको बीवी ऐसी मिल जाती है कि पसंद नहीं है उसको, तो वो अपनी सुहागरात की शुरुआत गोलियों से करता है। गोली खाएगा, 50 mg खानी चाहिए, 100 mg खा लेगा, ठीक है? दूध के साथ, और उसके बाद वो संभोग करेगा, और संभोग करने के बाद वो शुक्रिया भी करेगा कि भाई ठीक है, मेरी जो चिंता थी कि मैं नहीं कर पाऊंगा, वो पहली रात हो गया, ठीक है? अब दूसरी रात उसको ये गोली खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो डर था वो पहली रात में निकल गया कि कोई बड़ी बात नहीं है यार, ये संभोग करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो बचपन से लेके मेरे डर थे कि मैं संभोग नहीं कर पाऊंगा, मेरा स्ट्रेट नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा, तो देखो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, ज्यादातर कुदरत की तरफ से उसको बीवी भी ऐसी मिलती है कि वो कम समय में ही संतुष्ट होने वाली बीवी मिलती है उसको। जो ज्यादा नहीं टिक पाता है ना, उसको कुदरती बीवी भी ऐसी मिलती है जो कम समय में ही संतुष्ट हो जाती है, बाद में उसकी हैबिट बढ़ जाए वो एक बात अलग है, आप बढ़ा दो या खुद बढ़ जाए। तो कई इस वजह से पतले दुबले रह जाते हैं, वो बाद में शादी के बाद मोटे होते हैं, क्योंकि उनकी ये सारी चिंता खाने पीने की, सेक्स की, संभोग की, नपुंसकता की दूर हो जाती है, ठीक है? तो अगर वो ये समझ लेता है, एक जो नशा मुक्ति केंद्र में जिसको भेजा जा रहा है, तो भेजने के प्रति ऐसा नहीं है कि पहले इलाज से वो ठीक हो जाए, दूसरे इलाज से ठीक हो जाए, तीसरे इलाज से ठीक हो जाए, है ना? बहुत से पहले इलाज से भी ठीक हो जाते हैं, 15 दिन के अंदर भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो कहना मानते हैं, वो इच्छुक होते हैं, वो नशा बंद करने के इच्छुक होते हैं। समझे? देखो मेरे परिवार ने, जब मैं नशा करता था, तो जब उनको पता चला कि मैं नशा करता हूँ, तो उन्होंने मुझे एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा। मैं वहाँ 6 महीने रहा, उन्होंने किसी की नहीं मानी, किसी ने कहा कि इसको पूरे 6 महीने के बाद ही लाना है, पूरा इलाज कराना है, पूरा इलाज कराना है, पूरा इलाज नहीं कराओगे तो ये नशा कर लेगा, ये ठीक नहीं होगा, समझे ना? मेरा पूरा इलाज कराया मेरे घर वालों ने। मुझे 5 दिन बाद ही ऐसा लगने लगा था कि मैं ठीक हो गया, मुझे अब बाहर भेज दिया जाए तो मैं नशा नहीं करूँगा। तो जहाँ मुझे 5 दिन बाद ऐसा लगने लगा था कि मैं ठीक होने लगा हूँ, खान पान लगने लगा है, वहाँ मैं उसी जगह पे 6 महीने रहने के बाद भी मैंने बाहर आके नशा करा। तो कहाँ 5 दिन में मैं ये कह रहा था कि मैं नशा नहीं करूँगा, कहाँ 6 महीने रुकने के बाद भी मैंने नशा कर लिया, है ना? तो ये कोई निर्धारित बात नहीं है कि पूरा इलाज होगा तभी वो नशा बंद करेगा, समझ? असल में होता क्या है कि सिर्फ परिवार भेज रहा है नशा बंद कराने के लिए, वो नहीं करना चाहता अभी बंद। वहां जाके जब दर्द में आ जाता है, झाड़ू पोछा करता है, टीडीए करता है, रहता है, क्लासों में बैठता है, नींद पूरी नहीं होती, पेट पूरा नहीं भरता, बर्तन धोना पड़ता है, 6 महीने बंद कमरे में रहना पड़ता है, 6-7 महीने रूल रेगुलेशन नियम ये सब फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है? परिणाम भी लेना पड़ता है और दर्द लेने पड़ते हैं, बेचैन भी रहना पड़ता है ना? बाहर का सूरज भी देखने को नहीं मिलता, एक ही कमरे में रहना पड़ता है, एक ही जगह पे रहना पड़ता है, सुबह वही उठना, वही सोना, वही गिलास, वही बर्तन, वही कचरी। तो जब उससे पूछा जाए कि हाँ भाई बाहर जाके नशा करेगा, भाई नशा कोई चूतिया ही होगा जो नशा करेगा बाहर जाके, यहाँ आने के बाद भी, यहाँ रहकर इतने दर्द लेने के बाद भी अगर कोई नशा करेगा तो मेरी नजरों में उससे बड़ा चूतिया झाटू कोई नहीं है। हम तो ऐसा कहते थे, ठीक है? और जो नशा करके
कोई रिलैप्स केस आ जाता था तो पहले हमारे साथ रहता था वो और घर चला गया, और 2-4 दिन में नशा करके वो फिर से उसका पिकअप हो गया और फिर से आ गया। तो मैं मतलब अपने एक साथी के साथ मतलब बातें करता था, मैं देख नशा करके आ गया साला, साले कैसे लोग हैं ये, हैं? कैसे लोग हैं साले, इतने दर्द लेने के बाद भी बहनचो इनने गांडू नशा कर लिया। ओ भाई बहन का बोफड़ा मैं तो नहीं करूंगा बहन की चूत, कैसे लोग हैं ये। क्यों? उस वक्त मैं अपनी चला रहा था ना, बीमारी क्या है, क्यों प्रैक्टिकल नहीं किया था, क्या प्रैक्टिकल नहीं किया था, अमल में नहीं लाया था उस चीज को, है ना, कि रिहैब से जाके विचार कैसे घेरेंगे, बीमारी कैसे घेरेगी, है ना, मैं किस प्रकार नशा कर सकता हूँ, और नशा करने के बाद जो मेरी बनी हुई ताकत है वो कैसे डाउन हो रही है, और कैसे मैं वहां फिर वापस उसी स्थिति में पहुंच गया जहां से मैं नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया था, कैसे वही दर्द मेरे वापस आ गए। तो नशेड़ी जब तक प्रैक्टिकल नहीं करता वो सीखता नहीं है, वो सुन के नहीं सीखता, देख के नहीं सीखता, मान के नहीं सीखता, कह के नहीं सीखता, वो करके सीखता है, एक्सपीरियंस करके सीखता है। तो जब बाहर जाके खुद मैंने नशा किया तो वो पता चला कि वहां जो लोग कहते थे कि तू जाके नशा करेगा, है ना, तू ठीक नहीं होगा, और वो जो रिलैप्स केस आ गया था और उसको मैं ताने दे रहा था, उसको मैं नीचा दिखा रहा था, उसने क्यों नशा करा, और वो लोग सही कहते थे कि तू नशा करेगा, और मैं कहता था मैं बहन की चूत नशा नहीं करूंगा। समझ ना, था क्या कि इच्छुकता नहीं थी नशा बंद करने की, और ये इच्छुकता कब आती है, रॉक बॉटम हिट करने के बाद आती है। रॉक बॉटम बोलते हैं कि बिल्कुल ही उसकी हालत ऐसी हो गई है कि बस अब मरा, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ नहीं, है ना, कोई निवाला देने वाला नहीं, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, वही लेटरिन, वही बाथरूम, वही दर्द, वही उल्टी, वही गंध। तब समझ आया, तब समझ आया अमल में लाने के बाद इन चीजों। फिर दूसरे इलाज में खुद गया। क्यों गया दूसरे इलाज में, मुझे पता था। एक दिन मेरे पास पैसों का इंतजाम नहीं था, नशा करने की बहुत टूटन सवार थी, जुनून सवार था, और पैसे थे नहीं और इंतजाम भी नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा अपनी माँ को चूतिया बनाया जाए, क्योंकि माँ को तो चूतिया बनाने में एक नंबर होता है ना नशेड़ी। माँ के इमोशन से खेल लें कि माँ के इमोशन का फायदा उठाया जाए, भावुक होने का, अपने बच्चा होने का, बेटा होने का फायदा उठाता हूँ। माँ बर्तन धो रही थी, अम्मी हाँ तुम चाहती हो ना कि मैं नशा छोड़ दूँ, हाँ तो मुझे जो है ना 1 महीने के लिए नशा मुक्ति केंद्र फिर से भेज दो वहीं पर, सिर्फ 1 महीने के लिए। देखो मुझे पूरा इलाज लेने की तो जरूरत नहीं है अम्मी, क्योंकि सब कुछ तो मुझे पता है कि पूरे इलाज में क्या होता है। परंपरा मुझे याद है, कदम मुझे याद है, आत्म शांति मुझे याद है, प्रार्थना, दार्शनिकता मुझे याद है, ठीक है, स्लोगन मुझे याद हैं, एटीट्यूड मुझे याद हैं, है ना, वहाँ की दिनचर्या मुझे पता है, जेएफटी क्या है वो याद है ना, इनपुट क्या है वो याद है, सब कुछ पता है मुझे। बस थोड़ा सा जो मैं कमजोर हो गया हूँ, डेंटिंग पेंटिंग, थोड़ा खा पी के वहाँ ठीक हो जाऊंगा, ना होगा 5 ना बजेगी बांसुरी, खाऊंगा और ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, मुझे 1 महीने के लिए वहां भेज दो, लेकिन उसके पहले अब मैं जी भर के नशा करना चाहता हूँ, और जी भर के नशा करने के बाद मुझे वहां 1 महीने बाद भेज दो, और 1 महीने बाद वहां से मुझे निकाल लेना। देखो उनकी बातों में मत आना, उनकी बातों में मत आना कि और रखो इसे। अगर तुम उनकी बातों में आए तो मैं नशा आके बंद नहीं करूंगा। हाँ, कभी उनकी बातों में आ जाओ, 1 महीने बाद निकाल लेना, फिर मैं नशा नहीं करूंगा। अम्मी ने कहा ठीक है भाई, ये तो खुद नशा छोड़ने की बात कर रहा है। तो उन्होंने मुझे 500 रुपये दे दिए। कितने पैसे दूँ? 500 रुपये दे दो, और 50 रुपये ऊपर के भी दे देना, किराए भाड़े के नहीं है। तो मैं 500 रुपये के पीस लेता था स्मैक के। तो 500 रुपये मैंने इसलिए मांगे क्योंकि 500 रुपये के 10 पीस आते हैं, 50 रुपये का पीस हुआ करता था, और 50 रुपये से पहले 17 रुपये का पीस हुआ करता था, यानी कि 50 रुपये के 3 पीस मिलते थे। और फिर धीरे 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 जैसे जैसे साल 2 साल 3 साल 4 साल गुजरे तो 50 रुपये का पीस हो गया था। तो वो जो स्मैक बेचने वाली अम्मा औरत, वो पहचानते तो थे ही कि पुराना ग्राहक है, और वो दौर भी बहुत पुराना था, कोई सन 2000 का दौर था, सन 2000 का दौर था जब मेला फिल्म आई थी, देखो 2000 जमाना आ गया। तो उस दौरान मैं नशा कर था, स्मैक पीता था,
और उस स्मैक पीने से पहले मैं गांजा चरस पीता था। अगर मैं गांजा चरस पीने की बात करूं तो ये उससे भी पहले की बात हो जाती है। स्मैक पर मैं बाद में आया था, पहले मैं गांजा चरस पीता। तो वो 500 रुपए के 10 पीस आते हैं, तो वो इकट्ठा लेने पर 500 रुपए के 500 के 11 पीस दे देती थी मुझे, सिर्फ मुझे ही, या और किसी को भी देती हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं पटा लेता था। मैंने अम्मा ये लो। उस दौरान यानी सन 2000, बहुत पुराना ज़माना हो गया, 24 साल पहले की बात हो गई। उस दौरान 500 रुपए का इकट्ठा सामान लेना एक मायने रखा करता था। जहाँ लोग 50 रुपए का 1 पीस 2 पीस दे दे, पैसे नहीं है कल दे दूंगा, है ना, मिन्नतें करते थे। उसके घर की झाड़ू पोछा करते थे, उसके घर के कपड़े धो धो के पीस पीते थे। बहुत से तो ऐसे भी होते थे कि जो बेचारे कहीं से कमा नहीं सकते, जिन्हें कमाना आता ही नहीं है, ना चोरी हो पा रही ना कुछ हो पा रहा, तो वो उसी के घर में, अम्मा बर्तन धो देता हूँ तेरे, अम्मा घर की सफाई कर देता हूँ, अम्मा झाड़ू लगा देता हूँ, अम्मा पोछा लगा देता हूँ, है ना, और सेवा पानी टांगे दबा देता हूँ, 1 पीस दे देना। तो 11 पीस लेकर के आ गया हमें, और मैंने 11 पीस पी डाले, 11 पीसों का इंजेक्शन लगा डाला। उसके बाद मैंने बोला अब मुझे ऑटो करो और लेके जाओ। और रास्ते में मैंने बोला रुको, यहाँ रोको। मैंने एक गांजे की पुड़िया दी, ठीक है, और गांजा पिया। ऑटो वाला भी देख रहा था कि ये कैसा बंदा है, कौन है ये, एक तो पहले ही नशे में लग रहा है, ऊपर से इसकी बहन और माँ साथ में है, ये गांजा भी पी रहा है, इसकी माँ बहन कुछ नहीं कह रही। उसने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने के लिए एक ऑटो रोका। वहाँ पर भी साइड में जाके मैंने सिगरेट बनाई और अलग जा करके जलाई। उसके बाद वो मुझे नशा मुक्ति केंद्र तक ऑटो छोड़ के आया। तब उसे पता चला होगा कि ये नशा मुक्ति केंद्र जा रहा है, नशेड़ी है, तो जाने से पहले अपनी इच्छा पूरी कर रहा होगा। तो वहाँ मैं 1 महीने रहा, और 1 महीने के बाद मेरे फादर आकर के मुझे ले गए, ठीक है। बाहर आके बीमारी ने मुझे फिर घेर लिया, ठीक है। बाहर आके मुझे एक दोस्त मिल गया, और कैसे बैठा है, मैंने बस यार ऐसे ही बैठा हूँ। कहाँ जा रहा है तू? मैं तो जा रहा हूँ वहीं सामान लेने। आज चल रहा है? मैंने कि नहीं यार मैं नहीं जा रहा, तू जा, मैं यहीं से हूँ। तो अबे चलना, चला? भाई नहीं भाई मैंने छोड़ दिया, चलना तू। छोड़ दिया तो तू मत पियो ना। तो मैं भी सोचने लगा हाँ यार मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, साला चला ही जाता हूँ, पीऊँगा थोड़ी। राम अवतार के अनिल कपूर की तरह पीऊँगा थोड़ी, जाने में क्या दिक्कत है। लेकिन मुझे जब तक ये नहीं मालूम पड़ा था कि जाने में ही खतरा है, जाना ही नशा करने की शुरुआत है। मैं परफेक्शन लेके जा रहा था कि मैं जा रहा हूं, पीऊंगा नहीं, ठीक है, बस मेरी मनोस्थिति चेंज हो जाएगी थोड़ा। मैं घर में बंद हूँ, बहुत दिनों से घर में हूँ, अभी सेंटर से आया हूँ, थोड़ा मैं भी इस बहाने अपने टहल लूंगा, हवा पानी बदल लेगा, थोड़ा बाहर जाने का एक मुझे बहाना भी मिल गया था, वरना कैसे जाऊं, किसके साथ जाऊं, मन नहीं कर रहा। अब उसने नशा लिया, मैं बाहर खड़ा रहा, जहां पे बैठ के मैं पीता था एक पार्क में, वो भी उसी पार्क में बैठ के पीने लगा। अब उसने मेरे सामने इंजेक्शन बनाया, ठीक है, पी इंजेक्शन बनाया, और मैं बैठा हुआ हूँ, और उसने बोला ले लगाएगा? नहीं यार, मन तो कर रहा है मेरा, लेकिन ऊपरी तौर पे बोल रहा हूँ कि नहीं लगाऊंगा। मैं उनने कहा लगा ले कुछ नहीं होता। तो जब उसने बोला कि लगा ले कुछ नहीं होता, तो मेरे दिमाग ने मुझसे क्या कहा, हाँ यार भैंचो किसे पता चल रहा है कि मैं नशा करूँगा, है ना, किसे पता चल रहा है, ठीक है। और कहाँ यार मैंने भैंचो, है ना, 35 दिन से नहीं पिया, लाडू इतना सा करने में क्या दिक्कत है। मतलब पता नहीं चला था कि एक बार पहला नशा, पहली गोली, पहले जाम से नशे की प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद उसमें अपनी इच्छा से रोक नहीं सकता, जो कार्यक्रम में आने के बाद पता चला। पीली शक्तिहीनता क्या होती है नहीं को बोला था ना अभी तक, ठीक है। और पुराने दोस्तों से दूर रहना है, पुरानी जगहों से दूर रहना है, पुराने ख्यालों को बदलना है, पुराने विचारों को बदलना है, पुराने व्यवहार को बदलना है, रिकवरिंग दोस्तों के साथ रहना है, मीटिंग जाना है, सीखा ही नहीं था, ठीक है। एडिक्शन पर शक्तिहीनता क्या होती है नहीं सीखा था। मैंने तो देखा कि भाई हाँ कर लेता हूँ, कौन देख रहा है, ठीक है, मतलब कौन देख रहा है, किसको पता चलेगा, ये चीज कौन देख रहा है, किसको पता चलेगा, ये वहम चतुर चालाक मायावी है ना बीमारी। तो देखो कैसे मायावी रूप से मुझे नशा करा रही है, और मुझे अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है कि अगर मैं ये नशा करूंगा ये सोचकर कि किसी पता चल रहा है, तो एक तो घर जाऊंगा, समाज में जाऊंगा, तो सबको पता चलेगा, जो देखेगा उसको पता चलेगा,
और ये नशा करने के बाद फिर मैं चालू हो जाऊंगा। मैं ये सोच के नशा कर रहा हूँ कि किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ सच ठीक है, कोई नहीं देख रहा, मैं तो यहाँ सूम में कर रहा हूँ, लेकिन पता चलता है सबको जब मैं नशा कर लेता हूँ तो। और ये भी नहीं पता था मुझे कि नशा करूंगा तो मैं फिर से चालू हो जाऊंगा। इस नशे के बाद मुझे फिर से दूसरा नशा मजबूरन करना पड़ेगा, मजबूरन करना पड़ेगा। शक्तिहीनता का मतलब क्या है? शक्तिहीन होने का मतलब क्या है? कि नशीले पदार्थों का मजबूरन इस्तेमाल करना, मजबूरन इस्तेमाल करना। पीना नहीं चाहता लेकिन मजबूरन इस्तेमाल कर रहा है। नहीं सीखा था कि पहला नशा करने के बाद मैं चालू हो जाऊंगा। सोचा था कि पहला नशा, ये नशा करने के बाद मुंह हाथ धो के, बाल वाल ठीक करके, कपड़े पड़े ठीक करके, थोड़ा कुछ खा पी के, थोड़ा समय बिता के, आंखें सही करके, जब समय गुजर जाएगा तो आंखें भी ठीक हो जाएंगी, तब घर जाऊंगा, बोल दूंगा गेम खेला था। ठीक है। और जो ये ठाना था कि दोबारा नशा नहीं करूंगा, तो भाई वो शारीरिक क्रेविंग, शारीरिक लालसा, शारीरिक भूख है ना, नहीं सीखा था। अब वो चालू हो गई, मुझे क्या पता था। अब जब वो चालू हो गई, मेरा मानसिक खिंचाव भी चालू हो गया। जो और करा जाए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, रिक्शा पकड़, घर वालों को चूतिया बना, पैसे ले और चल। अब कैसे चूतिया बनाऊं, कैसे पैसों का इंतजाम करूं? मेरे पास एक सीडी की दुकान थी, सीडी प्लेयर, कैसेट्स, डीवीडी पहले चलती थी, वो ठेकबाजी के लिए खोल रखी थी मैंने दुकान। उसमें बैठकर मैं नशा करता था और उसमें बैठकर अपना टाइम पास करता था, उसमें बैठ के मैं झाई लेता था। वो मेरा एक ठिकाना था, दुकान के बहाना। दुकान तो बहाना था, दरअसल नशा करने का ठिकाना था। मेरी अम्मी को पता है, मेरे सारे परिवार को पता है कि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, यानी पुराने गाने, पुरानी फिल्में, अमिताभ बच्चन की हो, राजेश खन्ना की हो, विनोद खन्ना की हो, धर्मेंद्र की हो। लेकिन 78, 79 है ना, या ज्यादा से ज्यादा 80 के दशक तक की, यानी किसी भी हीरो की फिल्म 80 के दशक तक की अच्छी लगती है। तो मैं दिन रात अपनी दुकान में पड़े पड़े फिल्में देखता रहता था और गाने चला देता था, गाने गांजा पी के और तेज आवाज में गाने चला देता था फिलिप्स के स्पीकर में। सारे लोग, सारी गली मोहल्ला सुनता था मेरे गाने, सारे अमिताभ बच्चन के गाने, अमिताभ बच्चन की डीवीडी घुसा के सीडी प्लेयर में, डीवीडी प्लेयर में, और प्ले कर देता था सुबह 10-11 बजे, चाय वाय नाश्ता वाश्ता करके और दम लगा के और गाने प्ले कर देता था और अपने शर्ट वर्ट उतार के बनियान में बैठ जाता था बाहर ठंडी हवा खाने के लिए गर्मियों के मौसम में। आते जाते लोग गाने सुना करते थे, सामने बिल्डिंग में चुनाई उनाई का काम हो रहा होता था, वो मजदूर गाने सुन रहे होते थे। बराबर में प्रेस वाले की दुकान थी, धोबी की, है ना, वो धोबी गाने सुनते सुनते प्रेस करता रहता था। सामने एक लोहे का कारखाना था, वो एफएम चला के रखते थे, समझे। और इधर एक कढ़ाई का कारखाना था, है ना, मशीन वाली कढ़ाई का, तो वो भी गाने चला के रखते थे। तो जब जब मैं अपने गाने चलाता था अमिताभ बच्चन के, मर्द तांगे वाला मैं हूँ, मर्द तांगे वाला, अजी सुनिए जरा सुनिए, ऐसे नादान न बनिए, मेरे नसीब में तू है के जिंदगी, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ, चल मेरे भाई। तो ये सब लोग अपने गाने बंद कर देते थे कि अब चल रहे हैं बैंड जो बढ़िया गाने। तो कबाड़ी वाला जा रहा होता था रेडी पे, कबाड़ी वाला मूंगफली, दाल सेव और नीचे उसके ठेले के नीचे वो कबाड़ा भरा करते थे। आजकल ऐसे कबाड़ी लोग नहीं दिखाई देते। ऐसे कबाड़ियों को मैं थोड़ा मोड़ा कबाड़ा देता रहता था। कबाड़ी वाला रुक के गाना सुन के जाता था। अब सामने सीमेंट वाले की दुकान थी, उस सीमेंट वाले के पुलिस वालों से भी रिश्ते थे, तो पुलिस वाले भी वहां के बैठ जाते थे उसके पास छाव में, ठंडी हवा चलती रहती थी सुबह सुबह के टाइम, तो वो पुलिस वाले भी आकर के गाना सुनते थे। ठीक है। अब एक दिन मैंने गाना नहीं चलाया, तो मेरे को वो सीमेंट वाला आकर के कहता है, भाई क्या हुआ, गाने नहीं चलाए आजकल? मैंने कि वो तुम्हारा लड़का कहता है थोड़ा तेज आवाज में चलाता है, तो ये वो कह रहा नहीं यार, हमें भी अच्छे लगते हैं तेरे गाने, हम भी बैठ के सुनते रहते हैं, हमारा भी टाइम पास होता है। उधर से दो मजदूर आते हैं, कहते हैं भाई गाने चला दो अपने अमिताभ बच्चन वाले। जरा आप गाने चला देते हो तो यार।
काम में ना आसान हो जाता है, काम करना मन लगा रहता है और अपने पता नहीं चलता। और बराबर में से धोबी आता है, कहता है भाई वो जो अभी गाना चला रखा था ना तुमने, कौन सा मैंने की? कह रहा भाई इससे पहले जो चला रखा था। हाँ मैंने इससे पहले तो मैंने ये वाला, हाँ हाँ ये मेरे नसीब में। कह रहा ये चला दो यार, ये गाना मुझे बहुत पसंद है, हेमा मालिनी का। मैं ठीक है ले चला देता हूँ, ले सुन। तो मेरे परिवार को मालूम था कि ये मतलब म्यूजिक बगैर नहीं रह सकता, और मैंने उनकी ये काउंसलिंग कर दी कि टर्न ऑन म्यूजिक टर्न ऑफ ड्रग। मैंने एक पोस्टर देख लिया था लगा हुआ सेंटर में, टर्न ऑन म्यूजिक टर्न ऑफ ड्रग, यानी म्यूजिक ड्रग की यादें भुलाता है। म्यूजिक ऑन करो और ड्रग को, तो अपना आप ड्रग ऑफ हो जाएगी। मैंने उन्हें ये स्लोगन सुना दिया, और मैंने उन्हें थोड़ा सा वहाँ के काउंसलर का नाम लेके ये बात भी बता दी कि म्यूजिक सुनने से जो है ना नशे का ध्यान नहीं आता। और दूसरे लफ्जों में उन्हें पता भी था कि ये म्यूजिक का शौकीन है, गानों का शौकीन है, ये गाने बिना फिल्म बिना नहीं रह सकता, सीडी प्लेयर चलाए बिना, टीवी बिना। मैं सीडी खराब हो रही है, लेंस डलेगा उसमें, कितने का डलेगा? मैंने 450 का डलेगा, 50 ऊपर के दे दो, 500 दे दो, है ना। तो उन्होंने कहा मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी, तो मैंने इसे दे दो छोटे वाले भाई को। ठीक है, उन्होंने भी सोचा भाई ठीक है, हाँ इसे। उन्होंने भी उससे कह दिया भाई इसको इसके हाथ में मत दियो। मैं ठीक है चल तू रख ले, तू ही देना, सीडी ठीक होने के बाद पैसे देना और वापस अपने घर आ जाएंगे। अम्मी ने भी कहा ऐसे करना, इसके हाथ में पैसे मत देना, हमें भरोसा नहीं है इस पर। लेकिन मैं वहाँ सीडी वाले की दुकान पे पहुंचा, मैंने उसको दिखाया, मैंने कि देखना भाई इसका लेंस बदल जाएगा। कितने का बदलेगा? तेरा लेंस तो इसका इतने का है, 450 का। नहीं, उन्होंने बोले 350 रुपये। 350 का लेंस है, और कोई ख़राबी हुई तो बात अलग है। तो मैंने ऐसा है, इसमें लेंस डाल दो और लो पैसे काट लो, पैसे काट लो, और भी कोई ख़राबी हुई तो 101 रुपये ऊपर के भी 450 काट लो। भाई ने उसे पैसे दिए, उनने वो पैसे काटे, ठीक है। और 50 का नोट जो बचा था वो मैंने रख लिया, मैंने बीड़ी बीड़ी लूँगा इसकी। और मैंने कि तू जा घर और मैं आ रहा हूँ अभी, ठीक है। अब वो तो बच्चा था, उसने तो जाना ही था, मेरी बात थोड़ी ना टालनी थी, वो चला गया घर। उसके घर जाते ही मैं वापस आया दुकान पर, मैंने बोला भाई रहने दो इसे ठीक करने को, पैसे वापस कर दो, मुझे जल्दी है ज़रा ठीक कराने की, आप इसे कल तक या शाम तक दोगे और पैसे दे दो, मुझे अभी ठीक कराना है इसे, इमरजेंसी है। उससे मैंने पैसे लिए, मैंने पैसे दे दो सीडी में, अभी अभी आ रहा हूँ, ठीक है। और वो पैसे लेके मैं अपने नशा करने पहुँच गया। तो देखो इस तरह से मैंने फिर से अपने माँ बाप को चूतिया बनाया नशा करने के लिए, समझे ना। तो ये जैसे ही ये चीज़ें अमल में लाया मैं कि भाई ये दिमाग चलाना, पैसों का इंतजाम करना, नशा करना, टोपी फिराना, मन में नशा करने के प्रति कि मैं आज नशा कर रहा हूँ तो कोई नहीं देख रहा, नशा करूंगा तो अब इसके बाद दोबारा नहीं करूंगा, रोक दूंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें छोड़ दो, नशा अगर करोगे तो रोक नहीं पाओगे, एडिक्ट हो। इसी को तो एडिक्ट बोलते हैं, एक बार नशा करने के बाद अपने आप को रोक नहीं सकते। तो जब तक वो ये प्रैक्टिकल में नहीं लाके देखेगा, बाहर आने के बाद नशा करना, नशा करके फिर से तबाही, है ना, और फिर से चालू हो जाना, जब तक वो उन लोगों की बातों को नहीं मानेगा जो नशा मुक्ति केंद्र में उसको ये कह रहे होंगे क्लासों के माध्यम से कि भाई बाहर जाके नशा नहीं करना, ये बीमारी है, नशा करोगे तो फिर से चालू हो जाओगे, रोक नहीं पाओगे, और फिर से तुम्हें रिहेबिलिटेशन आना पड़ेगा। अगर कोई ये मानता है कि मैं फिर से नहीं आऊंगा, दोबारा नहीं आऊंगा, इस बार तो गलती से आ गया, धोखे से ले आए थे, बताया नहीं था, पता नहीं चला था, हॉस्पिटल जा रहे हैं, चला दवाई ले आए, ऐसे बोल करके ले आए थे, डॉक्टर साहब से मिलने जा रहे हैं, एक डॉक्टर है उनसे दवाई लेके घर आ जाएंगे, कुछ नहीं, ना धोखे से फंसा दिया था। तो भाई देखो, तो कार्यक्रम भी कह रहा है कि उसको देखो पहले कुछ भी कर लो उसके साथ में, मार लो, पीट लो, उन्हें उसे मारा जा सकता है, ठोका जा सकता है, बंद किया जा सकता है, लेकिन वो तब तक नशा करना बंद नहीं करेगा जब तक वो ऐसा करना ना चाहे। और वो ऐसा कब करना चाहेगा? जब उसकी भटेगी, ठीक है। फिर तीसरे इलाज में भी मैंने दिमाग चलाया, तीसरे इलाज में गया, फिर चौथे इलाज से मैं इच्छुक हुआ। चौथे इलाज में जाने से पहले जिंदगी मुझ पर बोझ बन गई थी, मैंने सारे एक्सपीरियंस यानी प्रैक्टिकल करके देख लिए थे। तो प्रैक्टिकल करके देखता है नशे को। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने प्रैक्टिकल कर लिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, यही बातें नारकोटिक्स एनोनिमस में बताई जाती हैं। तो हम सुन के सीखते हैं, सुनकर उनके अनुभव लेकर के और अमल में लाते हैं कि भाई ठीक है इनके साथ ऐसा हुआ, इन्होंने ऐसा करा, मैं इस काम को नहीं करूंगा क्योंकि इसमें नुकसान है। चौथे इलाज से मैं इच्छुक हुआ था,
चौथे इलाज में मुझे भेजा नहीं था। मैंने मिन्नतें करी थी कि मुझे भेजो, मैं लास्ट इलाज करा दो। घर वाले ने मना करा कि हमारे पास अब तेरा इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, और बाप साफ साफ कह चुका है कि तुझ पे कोई पैसा नहीं लगाना, तूने उसका लाखों रुपया बर्बाद कर दिया है, कहाँ से लाएगा वो इतना पैसा। मैंने बोला तो ठीक है, बहन बहन से कहीं से कुछ करके, एक है चैरिटी के थ्रू भेजता है, 3,000 रुपये महीना पे इलाज हो जाएगा मेरा, मतलब 3,000 रुपये महीना लगेगा बस। पहले तो 5,000 रुपये या 7,000 रुपये महीना था, अब 3,000 रुपये महीना लगेगा। एक है जो चैरिटी के थ्रू भेजने का काम करती है संस्था। चलो, उन्होंने ये बात रात को फादर से करी होगी, फादर ने करा होगा भाई ठीक है, अगले दिन चलो। तो वो दिन, मतलब वो सेंटर जाने से पहले भी वो दिन मैंने नशा करा था। वो दिन मुझे पता था कि अब मुझे आज उस संस्था जाना है जो चैरिटेबल संस्था है, वहाँ जा करके वो मेरे को अपने साथ लेकर के जाएगा और किसी रिहैब में छोड़ करके आएगा। ठीक है, तो सुबह उठ करके मैंने फिर वही किया, मैंने अपना नशा किया। एक दिन पहले ही ले आया था मैं, क्योंकि मुझे पता था कि अगले दिन तो बाप भी छुट्टी करेगा, तो मैं तो कहीं जा नहीं सकता हूँ बाप के सामने, तो पहले ही ला के रख लगा था। वो दिन मैंने लास्ट इंजेक्शन लगाया था। वो दिन था 10 अप्रैल सन 2013। बाथरूम में जाकर, वहाँ चैरिटेबल संस्था जाने से पहले बाथरूम में जाकर एक इंजेक्शन का नशा मैंने बचा रखा था। वो इंजेक्शन मैंने बिना गरम करे सिर्फ घोल के, सिर्फ स्मैक में एविल मिला के घोल के पतला करके उसे मिक्सर करके उसे और खींच के, क्योंकि बाप घर में था ना, पका नहीं सकता था, दुगंध आती है बाहर तक, तो सिर्फ घोल दिया था, है ना। मतलब सिर्फ घोलने से होता था, लेकिन घुले हुए में और पके हुए में फ़र्क होता था उसके नशे में और असर में। तो वो दिन मैंने लास्ट नशा किया था, उसके बाद मैं फिर रिहैब गया था। और देखो, उस इच्छुक हुए हुए रिहैब जाने के प्रति भी वहाँ से आने के बाद वहाँ एक समस्या ऐसी हो गई कि मेरे फादर जब मुझे लेने आ रहे थे, उस चैरिटेबल वाले ने कहा था कि इसे सिर्फ 3 महीने रखना, उससे ज़्यादा मत रखना, क्योंकि ये पहले भी कई इलाज ले चुका है, इसे इतने इलाजों की ज़रूरत नहीं है, बस इसे 3 महीने रख के और उसके बाद मेरे साथ मीटिंग करवाना, नशा छोड़ देगा अगर मीटिंग करेगा तो। अब जब मेरे फादर वहाँ गए मुझे लेने के लिए, तो उस हरामखोर ने, डायरेक्टर ने, उनका ब्रेन वॉश कर दिया कि देखो भाई ऐसे ऐसे बातें, बीमारी है और इतने इलाज हो चुके हैं इसके, और पूरा इलाज कराना चाहिए, और पता नहीं चलता जब तक पूरा इलाज नहीं कराओगे, हो सकता है ये फिर से नशा कर ले, हो नहीं सकता, अभी इसमें इसकी एटीट्यूड ठीक नहीं है, अभी इसके लक्षण ठीक नहीं है, अभी इसका व्यवहार ठीक नहीं है, हमारी मानो, पैसा बर्बाद मत करो, दिन बर्बाद मत करो। अब क्या है, फादर भी बातों में आ गए कि ठीक है 1 महीना और छोड़ देता हूँ। 4 महीने कर लिए, ठीक है। अब 1 महीना और फालतू कर दिया। 4 महीने बाद जब वो मेरे को लेने आए, तो उसने मेरे को ये बोला कि भाई आ जाइयो, फिर से स्टाफ में आ जाइयो, आज़ादी में रहेगा। तो घर जाने के बाद वापस सेंटर जाने की कितनी तलब होती है, और सेंटर में रहते हुए घर जाने की कितनी तलब होती है, ठीक है। तो वापस जो मैं गया हूँ, तो उस हरामखोर ने वॉलेंट्री के भी मेरे फादर से पैसे लिए, वही 3,000 रुपये, समझ रहे हो। और वो सारे काम लेना वॉलेंटियर से, सब्जी लाना, देख रेख करवाना, शेविंग करवाना, कटिंग करवाना, नाखून वखून, टाइम टेबल का ध्यान रखना, टीडीए करवाना, वो ऑफिस साफ करवाना, बैठना, पहरा देना, सामान लाना, पिकअप लाना। तो मतलब ये जो काम है वॉलेंटियर वाले, ये तो फ्री में करवाते हैं लोग, फ्री में आ जाता है वॉलेंटियर, घर जाने के बाद वो फ्री में आकर एज अ सेवक और ये चीज़ें करता है। लेकिन उस हरामखोर ने पैसे लिए मेरे माँ बाप के इमोशन का फ़ायदा उठाकर, और इस तरह 5 महीने कर लिए, समझ रहे हो ना। मैंने बोला चलो 1 महीना मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, मुझे लेने आ जाना। 1 महीना वॉलेंटियर में काट के मैं ये पता लगाऊंगा कि मीटिंग कहाँ होती है, इनसे बोलूँगा मुझे मीटिंग लेके जाओ, जो ये आपको बोल रहे हैं कि इसे हम मीटिंग कराएंगे। वो साला मेरे को मीटिंग लेकर के गया, वहीं करीब करीब वाली मीटिंग, जो थोड़ी ही दूरी पर थी, किसी का वहाँ जन्मदिन था। तो वहाँ से मुझे पता लगा मीटिंग क्या होती है, ठीक है। और जब 5 महीने बाद मेरे फादर मुझे कंप्लीटली लेने आए, तो भैया उसने फिर से मेरे फादर को बेवकूफ़ बना दिया कि जहाँ सारा हाथी अंदर घुस गया है वहाँ पूछ पूछ पकड़ के भी क्या होगा, एक ही तो महीना बचा है, 6 महीने पूरे हो जाएंगे, बिंदास हो जाएगा, ये रिस्क मत लो।
फादर भी उसे फिर से फीस जमा करा के और चले गए। हालांकि घर जाके अम्मी ने फादर को कहा था कि भाई ऐसा क्यों किया तुमने, उसकी बातों में क्यों आ गए, ले आना चाहिए था उसे। ओ भाई ये बात मुझे हजम नहीं हुई कि चल एक बार हो गया गाड़ू, 2 बार हो गया, तो मैं वहां से जो है बिना बताए चला आया था। और बिना बताए चले आया आने वाला बंदा नशा करता है, जिसको भाग कर जाना भी कह सकते हैं। भाग गया था वहां से मैं, बिना बताए जाना कि मैं भाग गया था वहां से स्टाफ में से। और भाग करके मैं जानता था कि मैं अपने परिवार को कैसे फेस करूंगा, कैसे मिलूंगा, क्या कहूंगा उन्हें कि क्यों भाग आया, क्यों नहीं रुका। वो ताकत कहाँ से आएगी मुझे अपने बाप को झेलने की, बाप का सामना करने की या परिवार का सामना करने की, है ना। भागकर मैं एक दूसरे इलाज से भी आया था। तो मैं पहुंचा नशा करने के लिए जहाँ नशा मिला करता था। पैसे तो थे नहीं, तो मैंने सोचा कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो पुराना जानने वाला हो, जो फिलहाल मुझे नशा करा दे, और नशा कराने के बाद फिर मैं अपना चोरी चकारी करूंगा और दूसरे नशे का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। पहला नशा तो कराए कम से कम, बुद्धि तो भ्रष्ट हो, जान तो आए, विचार तो बदले। ये डर है ना, डर खौफ, लोगों से डरने का कमाऊं कैसे, बिना नशा करे तो कमाया नहीं जाता, चोरी नहीं होती बिना नशा करे, बहुत डर लगता है। तो हुआ क्या कि इस बार मालिक को मेरा नशा छुड़ाना ही था। मुझे एक बंदा पुराना दिखाई भी दिया, उससे मैंने कहा भी तो उसने इनकार कर दिया, तेरा भाई जा, मैं नहीं पिलाना। थोड़ी सी मैंने कोशिश करी अपना पुराना काम को अंजाम देने की, तो अंजाम मैं वो एक्टिविटी तक नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे डर लग रहा था। बहुत दिन हो गए ना, अभी रिहैब से आ रहा हूँ नशा मुक्ति से, तो मैं डर रहा था भाई मुझसे काम ही नहीं हुआ, मतलब चोरी नहीं हुई, चकारी नहीं हुई जो मैं काम करता था नशा करने के लिए। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं क्या करूं। तो जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तब मैं उस बंदे के पास ऑफिस में गया जिसने मुझे भेजा था, जिसने मुझसे ये कहा था कि तू सेंटर से आने के बाद मेरे पास आइयो और मीटिंग कराऊंगा, तुझे मीटिंग किया कर। मैं उसके पास गया, उसने देखा हाँ आ गया, मैं नहा आ गया। उसकी छुट्टी हुई 5 बजे, 5 बजे छुट्टी होने के बाद बाहर निकले, और फिर मैंने उसको ये सारी शेयरिंग करी कि मैं ऐसे ऐसे वहाँ से बिना बताए या भाग करके आया हूँ, कि अब मैं अपने फादर को क्या बोलूँगा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू उसकी चिंता ना कर, उसकी टेंशन ना ले, बहन की चूत भाग आया तो भाग आया, है अपनी बहन चुदाए। और मैंने तो तेरे फादर से कहा था कि इसे 3 महीने छोड़ना बस। उस बहन के लवड़े ने तेरे फादर की काउंसलिंग कर दी 2 महीने एक्स्ट्रा की, मैंने 2 महीने एक्स्ट्रा की, उसे और तीसरे महीने एक्स्ट्रा की कर रहा था, इसकी बहन को चोदूं भाई। इस वजह से मैं भागा है। मेरे फादर लेने गए तो उनने गाड़ो मेरे फादर को फिर से चूना लगा दिया, फिर से ब्रेन वॉश कर दिया कि 1 महीना बचा है ना। तो मैं भागा है भाई, कह रहा है बहन को चोद, भूल जा, मैं बात कर लूँगा तेरे पापा से, चल मीटिंग चल चल। और मीटिंग में जाके थोड़ा शेयरिंग कर दियो। मैं ठीक है, मीटिंग पहुंचा, उसने मेरे फादर से बात कर ली मेरे सामने कि ऐसे ऐसे भाई साहब ऐसे ऐसे ये मेरे पास है और मैं इसे मीटिंग लेकर के जा रहा हूँ, और ये करीबन रात को मीटिंग के बाद 10:30-11 बजे घर आ जाएगा, और इसे कुछ नहीं कहना, ठीक है, और ये रोज़ मीटिंग के लिए मेरे पास भेज दिया, ठीक है। उन्होंने उसको समझा दिया मेरे फादर को कि भाई देखो इसको कुछ कहना नहीं, अगर कहा तो ये अपने उद्देश्य से भटक जाएगा, है ना। तो मीटिंग करी, मीटिंग में मैंने वहाँ थोड़ा शेयर भी करा। पहली मीटिंग करी, था क्या कि मीटिंग स्कूल में ना होने के बजाय उस दिन सामने मंदिर में हो रही थी। वो दिन स्कूल में मीटिंग किसी वजह से नहीं हो पा रही थी, तो सामने मंदिर में मीटिंग नीचे बैठ करके करी थी। मैं रात को घर गया, डर था मेरे मन में, और जब मैं अपने घर में एंटर हुआ और मैंने सबको देखा तो किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ऐसे बिहेव किया मेरे साथ। आया, खाना दे दिया, खाना खिलाया, और ठीक है मीटिंग गया, हाँ मीटिंग गया। कल भी मुझे मीटिंग के लिए पैसे दिए, कम दे रहे थे पैसे, मैंने ज़्यादा में थोड़े और दो, ये तो किराए भाड़े के हो जाएंगे, बीड़ी माचिस का क्या करूँगा वगैरह वगैरह। तो वो पैसे देने को उसने मना कर दिया था कि ज़्यादा पैसे नहीं देना। अब अम्मी मेरे को सिर्फ 25 रुपये दे रही थी। मैंने 25 से क्या होता है, 25 रुपये तो अगर लाल वाली बस आई तो वही ले लेगी। यार आज वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, कोई बात नहीं, आज बड़ी देख लेना। तो मैंने उनसे कहा भाई देखो तुम खुद सोच के देखो ना, 25 रुपये में पूर्ति कहाँ से होगी। तो मैंने देखो हाँ, अगर हरी भी मिलती है तो 15 जाने के 15 आने, और मान लो कोई ऊंच नीच हो गई, बस नहीं मिली तो ऑटो वगैरह भी करना पड़ सकता है। और अगर इधर से भी लाल मिली और उधर से भी लाल मिली तो 50 तो यही हो गए, और फिर चाय बीड़ी माचिस के वो क्या होगा। तो इस हिसाब से मैंने उनसे कह के
पूरे 100 रुपये ले लिए थे। और वो 100 रुपये देते हुए मुझे डर रही थी कि कहीं ये इन 100 रुपये का नशा नहीं कर ले, क्योंकि हम इतने लंबे अरसे से भरोसेमंद नहीं थे। जैसे ही हमारे हाथ में पैसा आया है, हमने नशा किया है, सेंटर से आने के बाद में, समझे। लेकिन इस बार दूसरे के बताए हुए रास्ते पे चल रहा था। ये चीज़ मैंने उससे शेयर करी कि मेरी अम्मी मुझे कम पैसे दे रही थी, मुझे गुस्सा आ रहा था। पहले तो मुझे वो नशे के लिए 500-500 रुपये भी दे देती थी, और अक्सर 200 रुपये देती थी। वो देती थी कि नशा करके कम से कम इसको दर्द तो नहीं होगा। वो अपने बच्चे को दर्द में नहीं देख सकती थी ना, इसलिए देती थी। ये तड़पेगा, चिल्लाएगा, दर्द होएगा, फिर रातों को हॉस्पिटल लेके भागना पड़ेगा इसको। 200 की जगह 1000 लग जाएंगे, 2000 लग जाएंगे, परेशानी और उठानी पड़ेगी, घर में भसड़ होएगी, कौन जाएगा लेके, चिल्लाएगा ये, मुझसे इसका दर्द देखा नहीं जाएगा। तो वो कैसे ना कैसे भी करके 200 रुपये का इंतजाम रखती थी। और आज हम अपनी माँ को 200 रुपये प्रतिदिन, तो क्या 200 रुपये महीना भी नहीं देते। भूल गए कि हमारी माँ ने हमारे लिए क्या करा था, समझ रहे हो, हमारी माँ ने क्या करा था हमारे लिए। आज अपने बीवी बच्चों में व्यस्त होकर के अपनी माँ को ना फल लेकर के जा रहे, ना फ्रूट लेकर के जा रहे, ना कुछ उसके पसंद की खाने की चीज़, ना उसके लिए दुपट्टा, ना उसके लिए चादर, ना उसके लिए शॉल, है ना उसे कुछ खर्चे को पैसे दे रहे। समझ रहे ना, उस माँ को जिसने हमारा इतना ख्याल रखा कि अगर इसको नशा नहीं मिलेगा तो दर्द होगा, रात को घर में हंगामा होगा। जो रात को हमारे लिए दरवाजे पे बैठी रहती थी, जब मैं नहीं आता था तो वो रात को दरवाजे पे बैठ करके गली में घूमती थी। हर आता जाता बंदा उसे मैं नज़र आता था, ठीक है। और जब मैं उसकी आंखों के सामने आ जाता था तो उसके दिल को सुकून आता था। हाँ, वो दरवाजे पे बैठती थी चिंता में, गली में घूमती थी चिंता में। एक और कारण था कि अगर वो दरवाजे पे ना बैठे, गली में ना रहे, भाई वो माँ का दिल है ना, बेचैन रहती थी वो। दूसरा ये था कि आकर के बैल बजाएगा, दरवाज़ा खटखटाएगा, बाप उठेगा तो इसे पीटेगा। आधी रात को हंगामा होगा, बच्चे डरेंगे, बहनें डरेंगी, अचानक नींद में उठते ही जो हंगामा होता है। तो कभी कभी उसको ये भी पता था कि ये कभी कभी ऑटो करके आता है, मैं नशा करके, लोग मेरी छट्टी ले लेते थे, मैं बेहोश हो जाता था, सारे पैसे सामान चुरा लेते थे मेरे। वो तो शुक्र होता था कि मैं मरता नहीं था, वो मुझे मारते नहीं थे। बेहोशी के आलम में सिर्फ मेरा नशा और पैसे, पर्स वर्स वो सब ले जाते थे। पर्स में जो पैसे होते थे वो ले जाते थे, पर्स ले जाते थे। नकली सा पर्स हुआ करता था, कहीं छोटा मोटा भी 5 का सिक्का अगर अड़ा के रख रखा होता था एक चोर जेब में, उसे भी ले जाते थे। तो शुक्र होता था कि मार के नहीं डालते थे। फुल नशे में होता था, रात हो चुकी होती थी, दोपहर का बेहोश हुआ, रात के 3 बजे होश आता था मुझे, और मैं देखता था कि ये रात कैसे हो गई है, रात कैसे हो गई, क्योंकि बेहोश में दिन में हुआ था। बेहोश बंदे को थोड़ी ना पता होता है कि क्या हुआ उसके साथ। उसको तो ऐसा लगता है कि वो बेहोश हुआ ही नहीं था, वो 2 दिन में था। तो वो कहता है रात कैसे हो गई, हाँ बहनचो रात कैसे हो गई यार, इतनी देर हो गई मुझे बहनचो, आसपास कोई आदमी भी नहीं दिखाई दे रहा है, उठा नहीं जा रहा है ना। बाहर आके एक आदमी टकरा, अंकल कितना टाइम हो रहा है, 3 बज रहा है। बहनचो 3 बज रहे रात के, कौन तू, बहनचो पैसे नहीं, घर कैसे जाऊँ, पैदल जा रहा हूँ, पैदल जा रहा हूँ। ट्रकों पे देखा, ट्रक जा रहा है, ट्रक पे लटक गया। जब उस ट्रक ने वो मेरा रूट बदला, यानी मुझे इधर जाना है और वो इधर जा रहा है, तो उतर गया, फिर वहां से दूसरी गाड़ी के पीछे लटक गया। ऐसे कर करके घर जा रहा हूँ। रास्ते में नजर है कि मैं कोई चीज़ चुरा लूँ। कोई एक बस खराब हुई हुई थी, बस का जो वो पहिया ऊपर करने वाला इतना बड़ा लोहे की रोड होती थी, वो रोड पड़ी हुई थी वहाँ पे। साला वो रोड उठा के चल दिया मैं। ये नहीं सोचा मैंने नशे में कि वो बस वाले यहीं आसपास होंगे, देख लेंगे तो बहन चोद देंगे मेरी तबीयत से पकड़ के, समझ लो। रोड उठा ली मैंने, इस बात की चिंता करी बार कि गाड़ू यहाँ आसपास हुए तो देखें, कहीं बैठे हुए बीड़ी पी रहे हो, देख लें, कुछ कर लें, नहीं देख लें। मतलब जो चीज़ उठानी होती थी, बुद्धि ऐसी हो जाती थी नशा करके, अगर ये चीज़ उठानी है, ये मेरे नशे का जुगाड़ हो सकता है इस चीज़ का, तो वो चलते चलते उठा लेनी होती थी। अब चाहे पीछे से आके वो बंदा धर दबोचे, ये डर नहीं होता था, डर ही खत्म हो जाता था, मनोस्थिति ऐसी हो जाती थी, समझो। तो वो पैसे देते में डरती है माँ,
कहने लगा कोई बात नहीं, अगर इस 100 रुपये में से भी पैसे बचे तो वापस दे देना। मैंने इसमें से भी वापस दे देना। कि हाँ। मैंने ये नहीं पूछा क्यों क्यों, मैं खुद समझ गया कि ये भरोसा कायम होगा इससे मेरा घर पे। जो पैसे बचे मैंने रात को जाके अम्मी को दे दिया, अम्मी ये लो 20 रुपये बचे, है ना। इसी तरह अगले दिन 100 रुपये चाहिए थे, 20 कल के थे। अम्मी ने, मैंने बोला 20 कल के बचे हैं, आज 80 दे दो और 20 वो। ठीक है, फिर धीरे धीरे इसी तरह से मैं पैसे वापस करने लगा। एक बार मुझे 100 रुपये पाए, मैंने जा करके अम्मी को बता दिया, अम्मी 100 रुपये पाए, अम्मी को दे दिए। धीरे 14-15 दिन हुए इसी तरह ईमानदारी से मीटिंग जाते हुए आते हुए। तो एक मेरे को नोकिया का कीपैड वाला फ़ोन दे दिया बातचीत करने के लिए वही बातचीत कर लिया। ठीक है, फ़ोन दे दिया। फ़ोन देते हुए भी डर रहे होंगे ना कि भाई कहीं फ़ोन ही बेच के नशा ना कर ले, लेकिन उन्होंने भरोसा करा और मैंने भरोसे को कायम रखा। भरोसे को कायम रखते हुए अपने ईमानदारी से मीटिंगें करता रहा। ठीक है, इसी तरह मुझ पर वो प्यार निछावर करने लगे। बेटा बकरीद आ रही है, कपड़े बनवा ले। कितने के बनेंगे? मैंने 2,500 रुपये में बन जाएंगे। ले 2,500 रुपये, 2,500 रुपये दे रहे हैं मुझे, कहाँ 100 रुपये देते में डरते थे। अब 2,500 में से 1,900 रुपये का कपड़ा लेकर बाकी मैं दर्जी के पास जाके दर्जी ने बोला भाई 500 रुपये लगेंगे, 400 रुपये पैंट शर्ट के। अब 700 रुपये बच रहे हैं, तो वो 700 रुपये में चाहता तो रख सकता था। अम्मी को कहता था भाई 2,200 का कपड़ा आया है और 500 की सिलाई है, इस तरह से बड़ा बड़ा बता करके। तो आजकल नशेड़ी क्या करता है सुधार में आने के बाद, पैसों का इंतजाम करने के लिए अगर घर से वो रिकवरी की किसी चीज़ के लिए पैसे लेता है, कपड़ों के लिए, पैंट के लिए, शर्ट के लिए, जूतों के लिए, मोजों के लिए, कैप के लिए, मीटिंग जाने के लिए, इसके लिए, उसके लिए, या रिचार्ज के लिए, इंटरनेट के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, चाय के लिए, बीड़ी के लिए, माचिस के लिए, एवरीवन ETC, तो वो 50 की चीज़ को 100 रुपये बताता है और 100 की चीज़ को 200 बताएगा और 1000 की चीज़ को 1500 रुपये बताएगा। वो इस तरह से लेता है पैसे। तो सोचता है कि इन्हें क्या पता, मेरे माँ बाप को क्या पता कि ये 1000 का नहीं है, ये 15 का है। भाई सब पता है उन्हें कि तू क्या कर रहा है रिकवरी में, तू रिकवरी में झूठ बोल रहा है, तू रिकवरी में अपने माँ बाप को ठग रहा है। ठीक है, तो इस तरह तो अपनी रिकवरी को बढ़ा लेता है, लेकिन भरोसा खो देता है परिवार वालों का अपने ऊपर। वो अंदर ही अंदर समझते हैं कि तू बेईमान है, तू झूठ बोलता है, पैसों के लिए तिगड़म करता है। तो यही तेरी बेईमानी, झूठ बोलना, तुझे आगे चल के दुख देती है। भरोसा नहीं कमा पाता तू, और रिकवरी में आकर नशा छोड़कर अगर तूने भरोसा नहीं कमाया तो तेरा नशा छोड़ना बेकार है। इज्जत नहीं कमाई तो बेकार है तेरा नशा करना, फिर से नशा कर ले। और अगर ईमानदारी से चलेगा तो तुझे खुद ब खुद वो पैसे देते हैं और खुद ब खुद तुझ पे भरोसा आना लगेगा और खुद ब खुद तेरी आगे की आने वाली तो चिंताएं, परेशानियां पैदा नहीं होंगी। समझ रहा? हाँ, बात को मानता गया। क्यों ये नहीं पूछा, कैसे पूछा। मीटिंग नहीं छोड़ी, और बीमारी इतनी चतुर चालाक मायावी है आज भी कि मुझे मीटिंग करते करते भी 2 बार मैं नशा करने के विचार मुझे दुगनी तेजी से आए और मेरा फुल ऑब्सेशन बन गया था। मैं उन विचारों से खेलने लगा था। मुझे लग रहा था कि बहुत दिन हो गए नशा छोड़े हुए, उमंग तरंग जागने लगी थी। वही आऊं, बैठ थोड़ा सा नशा कर लेता हूँ। नशा करने का देखा घर वालों को थोड़ा भरोसा भी आ गया, पैसे भी देने लगे। 300 मांगू 300 मिलेंगे, 350 मांगू 350 मिलेंगे। उस दिन मेरे पे 300 350 रुपये थे और मैंने कि आज मैं उस बंदे के पास नहीं जाता जिसके साथ मीटिंग जाता हूँ। आज मैं नशा करने के इरादे से घर से निकला था, मीटिंग करने के इरादे से नहीं। बस आ रही थी, मैं बस में बैठने वाला था। बस कोई 100 कदम की दूरी पे थी। अगर मैं बस में बैठ जाता तो बताता हूँ क्या होता। बस 100-150 कदम की दूरी पे थी, आ ही रही थी स्टॉप की तरफ। इतने में ही उस लड़के का, बंदे का फ़ोन आ गया। हाँ कहाँ है, आया नहीं तू अभी तक, जल्दी आ जा, साथ चलेंगे। मैं भाई अभी आ रहा हूँ। कहाँ पहुँच गया? मैं भाई यहीं हूँ, बस यहीं आ गया।
ठीक है आजा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी जाना है आज, जल्दी छुट्टी हो गई मेरी। ठीक है भाई आ रहा हूँ। उतने में वो बस आकर के निकल गई और मेरा ऑब्सेशन, ओ भैंचो मेरी आंखों पे धुंधला का हटा। अबे मैंने कि ये क्या कर रहा था तू? ओ भैंचो, अबे ये क्या था? हैं कहाँ जा रहा था तू? साले 4 4 इलाज लेकर भी, लाखों रुपया माँ बाप का खर्च करा के भी, और अब 1.25 महीने एक क्लीन होने के बाद भी तो सब कुछ जानते हुए भी नशा करने जा रहा था। बीमारी इज अ पावरफुल, चालाक मायावी चतुर, बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी मेरी। जुनून, नशा करने का जुनून हावी हो गया था। तो जब ये जुनून हावी होता है तो रिकवरी में चलता हुआ बंदा भी नशा कर लेता है। और देख लो, रिकवरी में चलता हुआ बंदा भी नशा कर लेता है। तो वो फोन उस लड़के ने नहीं करा था, मेरे मालिक ने, भगवान ने, ईश्वर ने, खुदा ने उसके मन में डाली थी कि वो मुझे फोन करे। वरना कहाँ उसकी 5:30 बजे छुट्टी होती है और कहाँ वो मुझे 4 बजे फोन कर रहा है, कह रहा है आज जल्दी जाना है। कहाँ उसकी आज तक जल्दी छुट्टी नहीं हुई, जल्दी नहीं गया वो कभी। कहाँ मालिक ने, देखो मालिक को पता था कि आज मैं नशा कर सकता हूँ, जाऊंगा नशा करने के लिए, तो उसकी छुट्टी के आसार जल्दी के पहले ही बना दिए थे उसने। और वो सब कुछ सोच के पहले ही उनने तय कर लिया था कि ये नशा करने जाएगा, ये स्टॉप पे खड़ा होगा, उसकी कॉल आएगी, इसके कॉल से इसके विचार हटेंगे और ये वहां जाएगा, इस तरह ये आज नशे से बच जाएगा। मैंने ये बात उसको जाके शेयर करी, मैंने भाई ऐसे ऐसे बात था, मैंने झूठ बोला तुमसे। कहने लगा कोई बात नहीं, होता है ना, ये मालिक नहीं चाहता कि तू नशा करे, मालिक नहीं चाहता कि तू नशा करे। जाके मीटिंग में ये बात शेयर करियो। मैं गया मीटिंग में, मैंने ये बात शेयर करी, उसके पहले एक मेंबर को शेयर करी फोन करके। शेयर करने से हम तन्हा और अकेला होने से बच जाते हैं। ये प्रक्रिया आत्मा की रचनात्मक क्रिया है। तो क्यों नहीं चाहता था कि मालिक कि मैं नशा करूं आज? चाहता तो उसका फोन नहीं आता, इसलिए मैं उसका ग्रेटफुल रहता हूं, उस व्यक्ति का, है ना। चाहता तो उसका फोन नहीं आता, मैं जाता नशा कर लेता। लेकिन वो चाहता था कि अब ये नशा न करे। वो कोई शक्ति थी जिसने उस मालिक को मेरे नशे से दूर रखने में मजबूर कर दिया था। वो मेरी माँ की दुआएं, वो मेरे सगे वालों की दुआएं, भाई बहनों की दुआएं, है ना। वो मालिक को दिखाई दे रहा था कि अगर ये नशा नहीं करेगा, अगर ये ठीक हो गया, तो ये बंदा ऐसा है कि 10 को और ठीक कर सकता है। ये बंदा ठीक होकर दूसरों को ठीक करने की सेवा करेगा, बदले में किसी फल की उम्मीद नहीं करेगा। और वो 10 ठीक होकर आगे 10 को ठीक करेंगे, और वो 10 आगे 10 को ठीक करेंगे, यानी नशा बंद करवाएंगे, उनका मदद करेंगे एक दूसरे की। और वही है, रिकवरी में आने के बाद से ही सेवा करने का इच्छुक हो चुका था। सेवा करने का, मैंने नशा मुक्ति केंद्रों में सेवाएं करी, वॉलंटियर करी फ्री में, घर की प्रॉब्लम से बचने के लिए। चिक चिक पिच पिच, घर पे मुझे खाना अच्छा नहीं लगता था, दिन नहीं गुजरता था, नींद पूरी नहीं होती थी, चिक चिक पिक पिक, उलझन आती थी मुझे हर चीज से। घर में गंद रहती थी, कूड़ा करकट गंदगी, उलझन आती थी। मैं साफ सफाई चाहता था, स्पेस चाहता था, पसंद का खाना चाहता था, भरपूर नींद चाहता था, है ना, फ्रीडम चाहता था। तो वो चीजें मुझे घर में काटती थी, चिक चिक पिच पिच। और खाना लेने के लिए खुद जाना किचन में, वो किचन में कटोरी खुद धोना, खाना खुद उतारना, या चावल खुद लेना। अब देखा तो चटनी नहीं है, चटनी करो, तो चटनी करने वाला नहीं, किस पे हुक्म चलाऊं? बहन पे नहीं चलता, नहीं बहन पे हुक्म। माँ पे चला सकता हूँ, माँ की तबीयत खराब है, बीमार है, या ज़ईफ है, बूढ़ी है। तो वो जो गुस्सा आता था, जो ठंडे चावल ऊपर से चटनी नहीं, वो गुस्सा, वो क्रोध, माँ बाप को चाहिए कि ऐसी हालात पैदा ना करे उसके लिए। अगर वो चावल के साथ चटनी खाने का इच्छुक है तो चटनी तो रख दें उसके लिए, खाना तो उसको मतलब अच्छा सा दें जिसकी वजह से उसको तकलीफ ना हो।
मीटिंग से आके बैठा रहता था, खाना देने वाला कोई नहीं होता था। इसलिए तो मैंने कहा कि बीवी उसकी 80% चिंताएं ले लेती थी। उसे पता है कि मुझे खाना देने वाली है, मेरा इंतजार करने वाली है, खाना गर्म करने वाली है, अगर ये खाना मुझे पसंद नहीं आया तो दूसरा बना के देने वाली है, परोसने वाली है, उठाने वाली है, पानी देने वाली है, फिर बिस्तर झाड़ने वाली है, फिर रिलैक्स कराने वाली है। और आज तक वही हुआ। वो मालिक जानता था कि ये अगर ठीक हो गया, इसने नशा बंद कर दिया, तो ये कईयों का नशा बंद कराने में मदद करेगा। निस्वार्थ। फिर स्वार्थ उसमें मेरा रहा है, पैसों का स्वार्थ नहीं रहा कि मुझे पैसे मिले, बस आत्म संतोष मिले। मेरी खुद की मनोस्थिति चेंज हो जाती थी, मेरा खुद का जाने आने में हवा पानी चेंज हो जाता था, मेरा खुद की नॉलेज मेरे पास बढ़ चढ़ के रहती थी। मैं कुछ सीखता था, कुछ सिखाता था, कुछ सीखने को भी मिलता था। सीखूंगा तभी तो सिखा पाऊंगा, एक्सपीरियंस करूंगा तभी तो दूसरों को बचा पाऊंगा। तो मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ घटित हुआ रिकवरी में। ऐसा भी घटित हुआ कि जिसके चलते 95% लोग नशा कर लेते हैं, जिसके चलते 95% लोग नशा कर लेते हैं। रिकवरी में चलते चलते भी एक ऐसी प्रॉब्लम भी आ गई, तलाक। बाद में बताऊंगा इस बारे में कि क्या प्रॉब्लम थी, किस तरह मैं बेबस हो चुका था और किस तरह से नशा करने के विचार मेरे को चला करते थे और किस तरह से बदला लेने के और हत्या तक करने के विचार चलते थे मेरे, 2 लोगों की हत्या। और मैं कितना परेशानी में रहने लग गया था। भूख और प्यास तो मेरा बंद ही हो चुका था, लगभग सूखने लगा था मैं। मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपने फादर से कहा, मैंने पापा मैं सेंटर जाना चाहता हूँ। मुझे पता है मेरा फादर कैसे मेरे को भेज के वहाँ पे यहाँ पे संभालेगा, लेकिन मेरे फादर को मेरे चेहरे पे दिखाई दे रहा था कि ये कितना परेशान है, इसके साथ इतना बुरा हादसा घटित हो गया कि जा ठीक है मैं संभाल लूंगा यहाँ पर। उन्होंने ये कहा मुझसे कि जा ठीक है संभाल लूंगा, दिक्कत ना ले। लेकिन मुझे पता था ये वो ऊपरी मन से कह रहे हैं कि जा संभाल लूंगा मैं, दिक्कत ना ले, जा तू जा। उन्हें पता है कि वहां खुश रहेगा, वहां ये थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा, जाएगा तो खाएगा पिएगा, थोड़ा अपने बातचीत करेगा, दूसरे माहौल में अपने जैसे लोगों के साथ रहेगा। वहां से ये जब भी आता है तो हरा भरा होकर आता है। तो ये देख रहे थे यहाँ पे ये उदास रहता है, मायूस रहता है, ना खाता है ना पीता है, बेचारा सूखता जा रहा है। तो वहां ये ठीक हो जाएगा, इसकी मनोस्थिति चेंज हो जाएगी, इसके साथ कयामत गुजर गई। शायद ये अपने आप को बचाने के तरीके अपना रहा है कि मुझे को वहां जाना है, जा। मैंने ऐसा किया, मैंने अपने आप को बचाया उस परिस्थिति में। वो परिस्थिति कैसी थी वो बयान करने के लिए आप लोग जब मुझसे पूछोगे कि वो आपकी परिस्थिति क्या क्या थी, क्या क्या हुआ था आपके साथ, तो मैं बताऊंगा, बता दूंगा। वीडियो लंबी होने के लिए माफी चाहता हूं। अगर मैं बोलना चाहूं तो बहुत कुछ है अभी, लेकिन बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं वापस वहीं पर आता हूं, बैक टू पवेलियन, कि जिसके मन में नशा बंद करने की इच्छा है, जिसने रॉक बॉटम हिट कर लिए हैं, जो छोड़ना चाहता है, जो दिखावा नहीं करना चाहता। दिखावे से नशा नहीं छूटता। जब तक गट लेवल से वो तैयार नहीं है, इच्छुक नहीं है, उसकी फटना चुकी है, तब तक वो नशा बंद नहीं करेगा। और नशा अगर उसको बंद ही करना है तो उसे रिहैब जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, वो सीधा मीटिंग जा सकता है। ठीक है, हाँ अगर वो चल फिर नहीं सकता, कमजोर बहुत है, तो महीना भर, 2 महीना भर, 3 महीना भर उसको वहां डाल दो, जैसे उसकी शारीरिक स्थिति ठीक होती है उसको मीटिंग ज्वाइन करवा दो। बातें बहुत हो गई दोस्तों, नमस्कार।